नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लग्न में अगर द्वादश भाव या के 12वें भाव में सूर्य आ जाते हैं तो उसका क्या फल मिलेगा हमें। तो सूर्य बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। कुंडली की पूरी ग्रहों में सबसे ज़्यादा ताकत मानी जाती है सूर्य में, और सूर्य जहाँ भी होते हैं वहाँ अपना प्रकाश बिखेर देते हैं। और नो डाउट किंग है तो किंग के नेचर में थोड़ा सा क्रूरता होनी भी चाहिए। अगर किंग बहुत पोलाइट होते हैं तो बात नहीं बनती है। और डिग्री कम ज़्यादा होने पर मैंने आपको बताया था किस प्रकार से चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, ख़राब भी। जैसे चौथे घर में अगर सूर्य की डिग्री थोड़ी कम भी है तो वो चल जाता है, क्योंकि घर में एक राजा भी बच्चे की तरह बर्ताव करता है। लेकिन इनके कर्म क्षेत्र में अगर इनकी डिग्री कम होती है तो ये बहुत ज़्यादा इनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। राजगद्दी में जब राज्यसभा में बैठने जाते हैं तो फिर उनको थोड़ा मतलब भय होता है। तो एक बात याद रखनी है कि इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। डिग्री यहाँ का मैं मैनेज हो जाएगा, डिग्री यहाँ का मैं तो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब सूर्य 12वें भाव में तो किस प्रकार से होना चाहिए। देखिए 12वें भाव में और 12वीं राशि है यहाँ, तो ये 12वीं राशि का भी नेचर पता होना चाहिए और 12वें भाव का भी पता होना चाहिए। 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव है व्यय भाव, खर्च, क्लियर, जो हम खर्च करते हैं। और 12वां भाव हमारा मोक्ष के बारे में रिसर्च भी है। क्लियर हो गया? मोक्ष के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में भी है। फॉरेन लैंड भी बताता है 12वां भाव। और क्योंकि सूर्य पिता से संबंध निकालता है, आत्मा से संबंध निकालता है, तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति, अब जरा ये देखिए कि क्योंकि बृहस्पति का कारक है और बृहस्पति माने नॉट कारक, बृहस्पति इसका स्वामी है 12वें भाव का। माने मीन राशि यहाँ 12वां भाव पड़ रहा है मेष लग्न में, उसका स्वामी कौन है? बृहस्पति। और अगर बृहस्पति के घर में सूर्य विराजमान है तो वो व्यक्ति को पूरी तरह से कहाँ लेकर रखेंगे, उनके वो उसका जो भी रिसर्च वो करेंगे, वो एजुकेशन जो होगा पूरी तरह से वो हिडन सीक्रेट को जानना चाहेंगे। हालांकि 8वें और 12वें में काफ़ी बड़ा फ़र्क है। प्रकृति के बारे में जानना, अपने आप के बारे में जानना काफ़ी फ़र्क है। जब हम चीज़ें अपने आप के बारे में समझते हैं, यार मुझे मेरे बारे में जानना है, और जब हम इस चीज़ को अपने में ना जोड़कर प्रकृति के साथ जोड़ लेते हैं कि मुझे प्रकृति के बारे में जानना है, तो फिर एक बड़ी चीज़ का विस्तार हो जाता है, बड़ी चीज़ खुल जाती है। तो फिर वो 12वें भाव की तरफ जाते हैं। और सूर्य इसके कारक हैं, तो थोड़ा ये भी कह सकते हैं हम, पिता जो है व्यक्ति के संबंध तो अच्छे होंगे पिता के साथ, लेकिन पिता उसके घर से, इसके जन्म स्थान से दूर रहते होंगे। संबंध उसके अच्छे होंगे, बातचीत भी होती होगी उसकी, लेकिन उसके पिता उसके साथ रहते होंगे ऐसा प्रथम दृष्टा नहीं जान पड़ता। क्लियर हो गया? तो बात ध्यान रखनी है, सूर्य क्योंकि पिता के कारक है और वो बैठे 12वें में, और 12वां क्या है? दूर क्षेत्र, परदेश, इस प्रकार से कहें तो ज़्यादा ठीक होगा। तो वो उससे प्राय दूर रहते हैं। और इनकी दृष्टि भी देख लेते हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव में, तो ये क्या बताते हैं? छठा भाव हमारे ऋण भाव भी है। हालांकि ऋण भाव में ये, क्योंकि ये बुध का स्थान है और बुध की मैत्री है, तो अगर आप किसी को ऋण देते भी हैं तो समय अनुसार वो ऋण आपको वापस मिल जाएगा। और इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, अगर बुध यहाँ बैठ जाते हैं और सूर्य की दृष्टि तब यहाँ पड़ती है तो ये और ज़्यादा शुभ हो जाता है। क्लियर हो गया? और ये क्योंकि हमारे पालतू पशुओं का भी भाव है, तो हमारे घर में क्योंकि सूर्य की इसकी दृष्टि पड़ रही है तो घर में जो भी पालतू पशु होंगे उनका आकार बड़ा हो सकता है। सूर्य आकार में काफ़ी बड़े हैं, पृथ्वी से कहें या मंगल से कहें बहुत बड़ा आकार है इनका, तो वो आकार में भी काफ़ी बड़े हो सकते हैं। घर में नौकर होंगे जरूर। क्लियर हो गया? और आपको अपने इसमें लेकिन थोड़ी जो दिक्कत दिखाई देती है वो ये है कि उनके पिता का संबंध औषधियों से जान पड़ता है। मतलब उनके पिता जैसे हो सकते हैं बाहर कहीं प्रदेश में रहते हैं और आप यहाँ रहते हैं, तो आपको उनके पिता के लिए मेडिकल के लिए कुछ ना कुछ पैसा भेजना ही पड़ता है, मेडिकल पे खर्च करने के लिए उनको पैसा, क्योंकि ये खर्चे का भी भाव है और ये मेडिकल का भाव है, तो उनको दवाइयों के लिए कहीं ना कहीं खर्च देना पड़ता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि हो रही है। आपको खाली ये नहीं देखना है कि इस घर से वहाँ नज़र मार रहा है तो खाली इसका ट्रांसफर वहाँ हो जाएगा। अगर कोई ग्रह यहाँ से यहाँ नज़र मार रहा है तो इस पर्टिकुलर घर की चीज़ें भी यहाँ ट्रांसफर होंगी, और ये जिस चीज़ पर नज़र मार रहा है उस चीज़ को भी अपने ऊपर उसका प्रभाव लेकर जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? कोई भी ग्रह, जैसे मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो शुक्र यहाँ बैठे हैं तो ये घर किस चीज़ का है? ये हमारे कुटुंब का है, और शुक्र तो बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, क्योंकि शुक्र
देख रहे हैं हमारे 8वें स्थान को, मृत्यु भाव को, मोक्ष स्थान को, सीक्रेट चीजों के बारे में। तो ये अपने परिवार की ही मदद से, अपने किसी ऐसे रिश्तेदार या कहें अपने क्योंकि शुक्र यहां पर पत्नी को भी बताता है, उनकी मदद से वो सीक्रेट कोई अध्ययन, स्पिरिचुअल स्टडी में भी वो उनको बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यानी इस चीज को ये यहां ट्रांसफर भी कर देते हैं। इसी प्रकार से शुक्र इस चीज को यहां ट्रांसफर कर रहे हैं और यहां वाले गुणों को लेकर भी जा रहे हैं। तो इनके पिता का संबंध दवाओं से होगा और वो दवाएं वो दूर क्षेत्र से उनको भेजते होंगे या उनके लिए कुछ पैसा भेजते होंगे दवाइयों के लिए। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से मेष लग्न के जो 12वां भाव था उसमें हमने सूर्य के बारे में अध्ययन किया। हम अगली जो प्लेलिस्ट बनाएंगे या कवर करेंगे उसमें हम मेष लग्न में ही चंद्रमा के फल को अलग अलग भावों में बताएंगे। और आप कोशिश करें कि जितने भी लग्न इस प्रकार से अगर हम चलेंगे तो हमें ना सिर्फ भृगु सरल पद्धति का सही अंदाजा हो जाएगा, इस प्रकार से चलने का एक फायदा ये भी है कि हम जो बृहद पराशर होरा शास्त्र है उसको भी भृगु सरल पद्धति से क्लब कर पाएंगे, कंबाइन कर पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सिर्फ सिलसिलावार ढंग से एक कुंडली, दूसरी कुंडली, तीसरी कुंडली से अध्ययन करने लग जाते हैं तो हम कॉम्बिनेशन नहीं समझ पाते। तो पहले हम ये जान लें कि किसी ग्रह का क्या नेचर किस हाउस में है, तो फिर कंबाइंड कर पाना या रिजल्ट दे पाना आसान हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य। ज्योतिष ज्ञान दुनिया में अमर हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद।